देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। आरबीआई गवर्नर ने कल बाजार को दिया बड़ा सरप्राइज और सेंसेक्स में निचले स्तरों से 750 पॉइंट की इंट्राडे में रिकवरी हुई, लेकिन उसके बाद भारी उतार चढ़ाव। आज संकेत दुनिया भर के बाजारों से बेहतर। बड़ा सवाल है कि क्या पॉलिसी के बाद तेजी का मोमेंटम लौटेगा, क्या एफआईआई की बिकवाली रुकेगी और इस क्वार्टर के आखिरी दिन क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एनएवी बढ़ाने के लिए आज से होगी बड़ी खरीदारी। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति और कहां हो आपका फोकस, इस पर करेंगे हम बात। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई। जी हां, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला, कमजोर शुरुआत हुई, एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। आप देखिए कल के सेशन में हमने 7700 के नीचे के आसपास गए और आप देखिए डेज हाई पर जाकर 7900 के आसपास जाकर एक बार थोड़ी बिकवाली हुई। तो इंट्राडे में करीब करीब 230 पॉइंट की वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखने को मिली और डेज हाई से करीब 85 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हुआ है। वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला कल भारतीय बाजारों की तरफ से, लेकिन राहत के संकेत हैं आज दुनिया भर के बाजारों से। जी हां, ग्लोबली पिक्चर इतनी खराब नहीं है जितनी कल थी, बल्कि बेहतर है। चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं आशीष वर्मा। आशीष, एक ही शेयर जिस पर सबकी नजर थी कल वो था ग्लेनकोर और उछाल देखने को मिला है वहां पर कल। बिल्कुल, यूरोपियन मार्केट्स में फोकस इन्हीं दो स्टॉक्स पे था। एक तो ग्लेनकोर जो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, दूसरा फोक्सवैगन का काउंटर। हालांकि यूरोप कल 1/3 से 2/3% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। दिन भर हरे और लाल निशान में कामकाज हो रहा था यूरोपियन मार्केट्स में, फाइनली दिन के लोज पे आया। ग्लेनकोर में 18% उछाल, 20% के आसपास का उछाल आया था, क्योंकि सिटी की रिपोर्ट आई कि जो पिटाई हुई है वो ओवरडन है, जरूरत से ज्यादा हो चुकी है और इसीलिए वहां पे खरीदारी आई लोअर लेवल से। लेकिन उसके बावजूद वहां पे एक्चुअली मूड नहीं सुधर पाया। इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट में कुछ हद तक, कच्चे तेल के मार्केट में कुछ हद तक रिवाइवल आया था, लेकिन इन सब के बावजूद यूरोप में इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर मूड बहुत ज्यादा रिजॉइस नहीं कर रहा है। फोक्सवैगन पे सबकी नजर है। इसके अलावा फोक्सवैगन को लेकर अब तो खबरें ऐसी हैं कि यूएस इन्वेस्टिगेटर्स शायद वहां की सरकार को डिसीव करने का केस भी लगा सकते हैं, तो दिक्कतें यहां पे बढ़ती हुई। लेकिन फोक्सवैगन के अलावा बाकी ऑटो कंपनीज हमने देखा था हरकत में थी, हरे निशान के साथ कामकाज कर रही थी। अब मूव करिए यूएस की तरफ। यूएस में आपको याद होगा फ्राइडे को मिला जुला कामकाज था, सोमवार को 2 से 3% की पिटाई हुई, कल फिर वहां पे मिला जुला कामकाज होता हुआ नजर आया है। आसान शब्दों में मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि वहां के मार्केट्स में अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है और इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि कन्विक्शन बहुत ज्यादा डाउनसाइड की तरफ भी शायद इस समय नहीं है, कहना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स, ज्यादातर इन्वेस्टर इस बात का वेट कर रहे हैं कीनली की जो अगस्त के लोज थे, क्या अमेरिकन मार्केट्स उनको होल्ड कर पाएंगे या फिर उसके नीचे स्टेप बैक करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बाजार के लिए इस समय कोई बड़ा कैटलिस्ट नहीं है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैकलस्टर मिला जुला कामकाज है। कैटलिस्ट क्या है, बाजार क्या देख रहा है इस समय? बाजार ये जानना चाहता है कि फेड कहां मूव करेगा, बाजार ये जानना चाहता है कि कच्चा तेल कब किन लेवल्स के जाके स्टेबलाइज होगा, और ये जवाब इस समय तो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का मार्केट परफॉर्मेंस लगातार। हालांकि दिन भर हरे और लाल निशान के बीच में अमेरिकन मार्केट्स भी कामकाज कर रहे थे। फाइनली डाउ और S&P तो हरे निशान में बंद हुए, नैस्डैक में हमने देखा लाल निशान, ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की कमजोरी थी। एशिया लेकिन समवॉट बेटर परफॉर्म कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा निकेई कल 4% पिट गया था, 2% के आसपास की उछाल दिखा रहा है, लेकिन एशिया अपने सुबह के हाई से कुछ ठंडा जरूर पड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एसजीएक्स निफ्टी सुबह 2/3% उससे ज्यादा की बढ़त दिखा रहा था और अब इंडिकेशंस हैं कि एसजीएक्स निफ्टी शायद 1/3% भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुलते हुए नजर आए। तो ऊपरी स्रोत से एशिया कुछ ठंडा जरूर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मजबूती के साथ अभी भी ट्रेड होता हुआ। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। जहां जापान, हांगकांग, चाइना के मार्केट्स में एक रिकवरी के साइन देखने को मिल रहे हैं। कल अच्छी खबर यह है कि चाइना के बाजार कल से एक हफ्ते की छुट्टी पर है, 7 तारीख तक वहां पर कारोबार नहीं होगा, तो एक लंबा वीकेंड है चाइना के मार्केट्स के लिए। ये बताइए, रिलीफ का दिन हो सकता है, ग्लोबल क्यूज तो कम से कम स्टेबल है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, और ग्लोबल मार्केट्स जैसे ही पॉजिटिव होंगे अब भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल आरबीआई गवर्नर ने जिस तरह का एक्शन लिया है उसके बाद अब ये संभावनाएं बढ़ जाती कि भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बढ़ने में आगे रहेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि उस लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये कि अगर चाइना 7 दिन बंद है, जाहिर सी बात है कि शायद बड़ी नेगेटिव खबरें सरकार की तरफ से नहीं आए, मार्केट तो बंद रहेंगी, तो एक वो कम से कम थोड़ा कंफर्ट ट्रेडर्स को रहेगा कि भाई अचानक से कोई बड़ी नेगेटिव खबर चीन से आपको नहीं आएगी, तो गैप डाउन ओपनिंग के डर,
हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका के बाजार अब भी खुले हैं और अमेरिका में जब तक ब्याज दरों को बढ़ने को लेकर नेगेटिव खबरें आती रह रही है वो अपनी जगह है, लेकिन चीन से जो एक हमेशा डर बना रहता है वो थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधारने का काम करेगा, खासतौर से मेटल शेयरों में, क्योंकि अगर नेगेटिव खबरें चीन से जो आती है वो सबसे ज्यादा मेटल शेयरों पर, कुछ हद तक ऑटो और टायर शेयरों पर अपना असर डालती है। तो ये सेक्टर्स हो सकते हैं जो आज के सेशन में आपको थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा सकते हैं या कल से रिकवरी दिखाना शुरू कर सकते हैं, तो यहां पर नजर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूं आज जिस तरह का ग्लोबल सेटअप है उसको देखकर भारतीय बाजार उनके मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन अनिल, एक ट्रेड जो एफआईआर ले रहे हैं हर उछाल में बिकवाली करने का, वो कल भी देखने को मिला है। कल जो उछाल हुई उसमें करीब 1113 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआर ने बिकवाली करी है और डीआईएस वही रणनीति को कंटिन्यू रख रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की। कल भी कमजोरी में उन्होंने जरूर खरीदारी करी होगी, लेकिन सेल का फिगर बड़ा है बाय के फिगर के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईआईस का रुझान अभी भी बदला नहीं है। अब पॉलिसी के बाद क्या एफआईआईस वाकई में भारतीय बाजारों पर ज्यादा मेहरबान होते हैं, इसके पीछे आपको दो चीजें देखनी होगी। पहला तो है कि आज से फ्लोज अब किस तरह के निकलते हैं वो ज्यादा कारगर होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात यह कि अमेरिका के बाजार बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर हैं, यहां से अमेरिका के लिए गिरना एक नई डाउनसाइड रिस्क को खोलता है, या फिर अगर यहां से सपोर्ट लेकर अगर अमेरिकी बाजार उछलते हैं, और खासतौर से तब जबकि अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन आपको चाइना से नेगेटिव खबरें नहीं आएगी, तो अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा भी रिकवर हो जाए और आरबीआई की पॉलिसी को देखने के बाद एफआईआईस की बिकवाली का प्रेशर आज से थोड़ा कम होता हुआ दिखे, तो भारतीय बाजारों के लिए ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जो काफी अच्छा काम कर सकता है। जहां तक कल के आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कैश मार्केट में बिकवाली है, रहेगी, और खासतौर से पॉलिसी के बाद भी इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईस की तरफ से राहत के संकेत नहीं है। 520 करोड़ की जो बिकवाली हुई, लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग, अगर आप इस आंकड़े को तोड़कर देखें, एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी फ्यूचर्स बेच रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में खरीदारी की है, और ये इंटरेस्टिंग रुझान हो सकता है कि अब बैंक निफ्टी पर एफआईआईस बेरिश नहीं है। इस पॉलिसी के बाद उन्हें लगता है कि या तो बैंक निफ्टी में से अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए, या फिर अगर खरीदारी करनी है, तेजी करनी, तो बैंक निफ्टी पर करनी चाहिए। ये एक अच्छा संकेत है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, हालांकि आंकड़ा बड़ा नहीं है 135 करोड़ का, लेकिन अल्टीमेटली जो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम आंकड़ा है वो है इंडेक्स ऑप्शंस का। कल फिर से देखिए 3600 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस एफआईआईस ने खरीदे हैं, और पिछले 2 सेशन में 4500 करोड़ की, यानी कि 3 सेशन में एफआईआईस की तरफ से जो इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी हुई है वो 8000 करोड़ की हुई है। और मुझे याद नहीं आता है पिछली बार कब मैंने 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी देखी। इसका मतलब साफ है कि एफआईआईस वेट एंड वॉच वाले मूड में बहुत ज्यादा मंदी नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ भी रिडम्पशन बेस्ड सेलिंग है वो कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता को देखते हुए वो ऑप्शंस खरीद रहे हैं, और ऑप्शंस में ये जरूर है कि ज्यादातर खरीदारी पुट ऑप्शंस की तरफ होती हुई दिख रही है। तो अल्टीमेटली बहुत क्लियर कट व्यू लेकर 1000-2000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के बजाय ऑप्शंस खरीदना एफआईआईस पसंद करे, तो कम से कम थोड़ी रिलीफ आप ये ले सकते हैं कि पोर्टफोलियो को हेजिंग करने की कोशिश है लंबे समय के लिए निवेश करने वाले एफआईआईस की तरफ से, लेकिन वो पूरी तरह से बेरिश हो गए हो, बेचकर निकल जाना चाहते हो, कम से कम वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं है जितने कैश मार्केट के दिख रहे हैं। चलिए, एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों को आज के लिए, आज के मार्केट को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, ग्लोबली क्यूज कैसे हैं, एफआईआईस से क्यूज कैसे हैं, इस पर हमने बात करी, और अब बात करते हैं एफएनओ से क्यूज कैसे मिल रहे हैं। कल राजन साहब ने तो एक सरप्राइज रेट कट दिया 50 बेसिस पॉइंट का। ये बताइए, एफएनओ से कुछ इस तरह के सरप्राइजिंग क्यूज हैं जो बाजार को ऊपर ले जाए? एफएनओ एक ही संकेत हेमंत सबसे बढ़िया और पॉजिटिव दिख रहा है, वो बैंक निफ्टी का है। 3.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं बैंक निफ्टी में, नए जुड़े हैं और तेजी की तरफ पोजीशन बनी है। और बैंक निफ्टी कल देखिए निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखा, लगभग 1% ऊपर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप की क्वालिटी आती हुई नजर आ रही है। एक फॉलोअप एक्शन आज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी की पोजीशन बनी है, और एफआईआईस ने काफी कुछ शॉर्ट्स कवर किए हैं और ट्रेडर्स ने तेजी की पोजीशन बनाई है। दिक्कत वायदा कारोबार में एक ही, और वो है निफ्टी। निफ्टी में अभी भी कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग या फिर बड़ी तेजी की पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही है, तो निफ्टी अभी भी थोड़ी दिक्कत की बात। लेकिन एक पॉजिटिव जो दिख रहा है वो है कि आप देखिए पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में 0.91 पर है, और ये इस वजह से कि पुट में काफी खरीदारी एफआईआईस की तरफ से होती हुई दिखी है। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ी शॉर्ट्स जो एक्स्ट्रा बनी हुई है उसके कटने की गुंजाइश बनती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स आपको थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखें और थोड़ी खरीदारी आ जाए। अब जहां तक बाकी आंकड़ों का सवाल है,
ऊपर की तरफ कॉल्स में जो एडिशन हुआ है, कल 6 लाख शेयर जुड़े हैं 7,900 पर और 8 लाख शेयर जुड़े हैं 8,000 के लेवल पर। और 8,000 के लेवल पर अगर आप देखें तो लगभग 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं कहीं जो पिछले कई दिनों से वायदा कारोबार में ट्रेडिंग रेंज दिख रही 7,700 नीचे की तरफ, बाजार उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, 7,900 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है। तो इस 200 पॉइंट की रेंज के बाहर निकलकर अगर आज बाजार ऊपर क्लोज देने की कोशिश करे तो फिर आपके लिए एक बड़ी अपसाइड खुलती हुई दिख सकती है, जो पहले निफ्टी को 8,000 ले जा सकती है और उसके बाद 8,200 तक ले जा सकती है। तो आज की ओपनिंग से ज्यादा, भले ही ओपनिंग सुस्त हो, फ्लैट हो, थोड़ी बहुत एशिया में कमजोरी हो रही है, उसके चलते ज्यादा ऊपर ना भी खुले, लेकिन अगर क्लोजिंग 7,900 के ऊपर मिल पाती है तो वो बाजार के लिए ज्यादा अहम होगा, ज्यादा बेहतर होगा 7,925 के ऊपर क्लोज देना, ताकि इस सीरीज में थोड़ी और आपको अपसाइड मिल सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 7,700 तोड़ने के लिए बाजार तैयार नहीं है और 7,900 के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं। तो जिस तरफ ब्रेकआउट दे, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 5% का बड़ा मूव उस डायरेक्शन में आने की संभावना, और ये संभावना ऊपर की तरफ आंकड़ों की दम पर थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो 7,900 के ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है, देखना होगा आज होंगे या नहीं। और 7,700 को कल भी हमने गैप डाउन ओपनिंग में भी रिस्पेक्ट किया था, उस लेवल को तोड़ा नहीं था। तो ये एक रेंज है, लेकिन 8,000 से ऊपर भारतीय बाजारों का निकलना काफी मुश्किल काम है। 8,100 तो एक थोड़ा ड्रीम जैसी बातें हो गई हैं ऐसे बाजार में। ये बताइए आज के बाजार को किस तरह से अप्रोच करें, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। कल देखिए हमने मिड कैप इंडेक्स में बिल्कुल ठंडा कारोबार देखा। क्या ट्रेडर्स आज वहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे और तेजी करेंगे? लग रहा है आप जिस तरह से कह रहे हैं एनएवी को प्रॉप अप करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स भी खरीदारी करें, लगता है। इसकी दो वजह है हेमंत की। एक तो ये कि आपका मार्केट अगर स्टेबल है और कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, तो ऐसे में पैसा तो जो खरीदारी का है वो घरेलू फंड्स का है, और घरेलू फंड्स मिड कैप शेयरों में परफॉर्म करना ज्यादा पसंद करते हैं। तिमाही का अंत है तो जाहिर सी बात है कि एनईवी बढ़ाने के लिहाज से कुछ अपने फेवरेट स्टॉक्स वो जरूर खरीदेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक तेजी बन सकती है। और बाजार अगर स्टेबल भी रहे, आपको निफ्टी में बड़ा मूव ना दिखे, तब भी बैंक निफ्टी लीडरशिप लेने की कोशिश करेगा और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी होती हुई दिखेगी। दूसरा सेक्टर शायद मेटल हो सकता है, जहां चीन में छुट्टियों की वजह से। दूसरा, काफी लंबे समय बाद पहली बार ये खबर आ रही कि स्टील कंपनी ने 1,500 रुपए के दाम बढ़ाने की कोशिश करी। बहुत बड़ी बात है कि पहली बार, भले थोड़ा ही सही, तो ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो एक बाउंस बैक ये शेयर दे सकते हैं। ये दूसरी चीज है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, आज स्टॉप लॉस का लेवल बहुत क्लियरली डिफाइंड है, बहुत साफ दिख रहा है, 7,775, 7,800। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 25 पॉइंट की रेंज है, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब तेजी कितनी बन सकती है? पहला लेवल है कल का हाई 7,925 का। वैसे भी हम उन लेवल के आसपास जाकर बार बार अटक रहे हैं, 7,900, 7,925 की रेंज में आज भी शायद अटकेंगे। लेकिन जैसे ही उसे पार किया, आप तुरंत पहले बाजार में 8,000 को आते हुए देखेंगे, जो शायद एक आध दिन में, एक दो दिन में होता हुआ नजर आए। तो 7,925 के ऊपर की क्लोजिंग में देखना चाहता हूं, ताकि बाजार में ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की गुंजाइश बने। लेकिन कुल मिलाकर कल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा। कल हमने काफी उतार चढ़ाव देखा, आज शायद उतार चढ़ाव उतना न हो, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि भारी उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अब उतार चढ़ाव में कमी आते हुए दिखेगी। स्लो स्टडी ट्रेडिंग सेशन होगा। आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करके चले, बजाय इसके कि कॉन्ट्रा कॉल लें और ऊपर में बिकवाली करने का मौका ढूंढें। नहीं, आज खरीदारी करने का वक्त है। पसंदीदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करें और वहां तेजी करनी चाहिए। और कौन से वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं, ये हम जरूर आपको बताएंगे। जी हाँ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे टॉप 10 स्टॉक्स। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक सेक्टर जिसमें आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है वो है शायद मेटल सेक्टर। ग्लेनकोर आप देखिए, ये एक स्टॉक है ग्लोबल माइनिंग मेजर, और इसमें जिस तरह से गिरावट देखने को मिली थी, आप देखिए कल निफ्टी में टॉप 5 लूजर्स में सब मेटल 3 मेटल कंपनियां थी। वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को 3 से 5.5% लुढ़की थी। आज ये उछाल दिखा रहा है और साथ में अच्छी खबरें भी हैं, यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं। तो आज
मेटल कंपनियों में एक बाउंस देखने को मिलेगा, और इस बाउंस को क्या हमें डेड कैट बाउंस कहना चाहिए, और क्या इसमें बिकवाली करनी चाहिए या ये रैली बरकरार रह सकती है? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? मुझे लगता है बिकवाली आज नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बाउंस है, अब उसे डेड कैट कह लें या टेक्निकल बाउंस कह लें, ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल शायद निफ्टी उतना खराब नहीं होता ऊपर से अगर मेटल शेयरों से ये आपको इतना प्रेशर नहीं दिखता। अब मेटल के लिए एक और जहां 1500 रुपए प्रति टन स्टील के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही, बढ़े नहीं है, बढ़ने वाले हैं, ये खबरें आ रही है। दूसरा, जो चाइना की बात हम कर रहे थे कि चीन के बाजार अगर 8 दिन बंद है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहां से कोई खराब खबरें नहीं आएगी। दूसरी बात है कि अब काफी लोग, मैं कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि मेटल शेयरों में वैल्यू है। 2008 के वक्त 40-45 रुपए के आसपास हिंडाल्को ने लो बनाया था। 7 साल में हिंडाल्को में कुछ तो वैल्यू बढ़ी होगी। बिल्कुल, आज 70-80 रुपए में हिंडाल्को में शायद आप कुछ खोए नहीं। अब दिक्कत क्या है, लोग खरीद क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं कि चार्ट्स वगैरह तो सब खराब हो ही चुके हैं इनके, लेकिन ये कि ये कब बढ़ेंगे ये पता नहीं। क्या 3 या 5 साल का व्यू है तो लोगों को वैल्यू दिख रही। 200 रुपए में टाटा स्टील क्या बुरा हो सकता है? वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी, कब ये स्टॉक बढ़ेंगे? उससे पहले अगर तेजी हुई तो दूसरे स्टॉक बढ़ जाएंगे, तो शायद इस वजह से खरीदारी यही हो रही है। तो मेरा ये मानना है मेटल स्टॉक्स को एक बाउंस बैक के लिए खरीदना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी बॉटम फॉर्मेशन का कोई संकेत है नहीं। तो कभी भी ऊपर के लेवल से आपको किसी फंड का सेल ऑर्डर आ गया, खासतौर से एफआईज का, तो दिक्कत की बात है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली खरीदना चाहिए और थोड़ा सा पुल बैक को आगे तक ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज का आज खत्म हो जाए, शायद बढ़ भी सकता है। ग्लेनकोर, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था कल, मैंने सुना कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से भी ग्लेनकोर के ऊपर देखिए सवाल पूछे जा रहे थे और उसके जवाब दे रहे थे। अच्छा, वो फॉक्स वैगन बाकी ऑटो एंसिलरी पर सवाल तो ये वो ऐसी कंपनी है जो दुनिया की बड़ी माइनिंग कंपनियों में से एक है, और इसमें चिंताएं, चर्चा पता है आपको क्या चल रही है यूएस में, कि ये शायद एक लीमन ब्रदर्स की तरह डिफॉल्ट भी कर सकती है, बड़ा कर्जा इसने ले रखा है। तो इस स्टॉक पर ग्लोबली अब सबकी नजर साफ तौर पर बनी रहेगी। और देखिए कल ग्लेनकोर कल जरूर सुधरा, उससे पहले जिस तरह से गिरा था, हांगकांग में एंग्लो स्विस नाम का एक मेजर है, उसमें भी 27% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ग्लोबली अब मेटल्स को भी आपको ट्रैक करना जरूरी है। ग्लोबली लीमन ब्रदर्स वाली बात, उसमें एक चीज है, ये स्टॉक्स या मेटल्स या कोई भी कमोडिटीज बॉटम तभी बनाएंगे जब बिल्कुल 2-4 बड़ी कंपनी डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट करे, बस तो अपने प्लांट बंद कर दे, बैंकक्रप्ट हो जाए, तब जाके उस किसी सेक्टर का, ठीक उसी तरह से जैसे बैंकिंग सेक्टर का बॉटम तब बनता है जब इंटरेस्ट रेट साइकिल एकदम हाईएस्ट लेवल पर हो, क्रेडिट ऑफ टेक्स सबसे लोएस्ट लेवल पर हो और एनपीएस सबसे ज्यादा हो, वहां पर बैंकिंग सेक्टर बॉटम बनाता है। ठीक वैसे ही मेटल 2011 से 90% तक टूट चुका है। ग्लेनकोर देखना होगा आगे दिक्कतें कैसी बढ़ती हैं, इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा आप। लेकिन चलिए, ये तो ऐसा स्टॉक है जो विदेश में लिस्टेड है। भारतीय बाजारों में कौन से लिस्टेड स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए? चलिए टॉप 10 स्टॉक्स की बात करते हैं। सोनम पूजा, वरुण नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नियति आपके साथ, बताइए कहां नजर है आपकी? टाटा मोटर्स के लिए एक नेगेटिव खबर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने इसका आउटलुक है वो डाउनग्रेड कर दिया है। पॉजिटिव इसका आउटलुक घटा करके स्टेबल का इन्होंने कर दिया है। साथ साथ में जेएलआर का जो आउटलुक है वो भी इन्होंने पॉजिटिव से घटा के स्टेबल का कर दिया है। दोनों की रेटिंग BB दे रहे हैं। जिस तरह से चाइना में मंदी गहरा रही है और साथ साथ में जैगुआर लैंड रोवर पे जो कंटिन्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी वजह से नेगेटिव फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये देख रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रेशियोज में आपको कमजोरी आते हुए दिखेगी। इसी की वजह से ये यहाँ पे टाटा मोटर्स का और जेएलआर का आउटलुक जो है वो घटा रहे हैं। डिश टीवी में आज एक ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। अपोलो प्राइवेट इक्विटी अपना बचा हुआ 3.6% हिस्सा यहाँ पर आज ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे, जिसका की प्राइस रेंज 103 से 106 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वही ब्लू स्टार इन्फोटेक ने अपने जो आईटी कारोबार है उसे इन्फोगेन को बेच दिया है। 181 करोड़ में ये डील हुई है। हालांकि जो रियल एस्टेट का एसेट है वो अब भी ब्लू स्टार इन्फोटेक के पास ही रहेगा, इसे ब्लू स्टार के साथ मर्ज किया जाएगा। वैसे भी बोर्ड ने दरअसल ब्लू स्टार इन्फोटेक बिजनेस इंटेलिजेंस का जो मर्जर है उसे ब्लू स्टार के साथ उसे अप्रूव कर दिया है। सिप्ला, आदित्य बिरला, नोवो, स्पार्क, अपोलो हॉस्पिटल्स, रिलायंस कम्युनिकेशन सारे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। जहां पे कल हुई एफआईपीबी बैठक में 18 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है जो लगभग 5000 करोड़ रुपए के हैं। 8 एफडीआई प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया गया है और 5 एफडीआई प्रस्तावों को डिफर कर दिया गया है। जो रिजेक्ट हुए इसमें सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल शामिल है, जिनको मंजूरी मिली है या फिर जिसका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। उसमें आदित्य बिरला, नोवो, स्पार्क, एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर शामिल है और डिफर कर दिया गया है रिलायंस ग्लोबल कॉम का प्रस्ताव। एवरेडी इंडस्ट्रीज के लिए आज एक पॉजिटिव खबर है। आरबीआई ने विदेशी निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाकर 49% के आसपास इन्होंने कर दी है।
जेपी एसोसिएट्स, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कंपनी अपने 49 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स को बेचने पर विचार करेगी। सन फार्मा ने इनसाइट विजन को अक्वायर करने के लिए अपना टेंडर ऑफर शुरू कर दिया है। आपको बता दूं 15 सितंबर को ही सन फार्मा ने अनाउंस कर दिया था ये पूरा अग्रीमेंट इनसाइट विजन को लगभग 300 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए। यहाँ पे सन फार्मा का ये टेंडर ऑफर कंपनी अपनी सब्सिडी थिया एक्विजिशन कॉर्प के जरिए दिया है और ये टेंडर ऑफर एक्सपायर हो जाएगा अक्टूबर 27 तारीख को। वही एस्कॉर्ट्स की कल एजीएम थी और एजीएम में कुल रेजोल्यूशंस में करीब 3 रेजोल्यूशंस ऐसे थे जिन्हें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने खारिज कर दिया है। इसमें सबसे पहले तो ईयरली अकाउंट्स जो अप्रूव करने थे उन्हें अप्रूव नहीं किया गया है। इसके अलावा इनके जो डायरेक्टर थे मिस्टर माथुर, उनके जो प्रोफेशनल फीस है उसे भी खारिज कर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग तो है जो एस्कॉर्ट्स के प्रमोटर की डॉटर है निताशा नंदा, उन्हें एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन उनकी जो मंथली फीस है 5 लाख रुपए पर मंथ और जो अनकैप्ड वेरिएबल फीस थी उसे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और कल आरबीआई की रेट कट्स के बाद काफी सारे बैंकों ने अपने बेस रेट में कटौती की, जिसमें कि बाजार बंद होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बेस रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, वहीं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर ने अपने बेस रेट में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की और ये दोनों ही रेट्स 5 अक्टूबर से लागू होंगे। आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर पर खास नजर रहेगी, जहां पर अगर आप आईडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो फिर आज आखिरी दिन है आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि अक्टूबर 1 तारीख एक्स डेट है डी मर्जर की। अगर आपको आईडीएफसी बैंक के एक शेयर मिल जाएंगे आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर के मुकाबले, जो सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज मार्केट आज के बाद एक्सपायर हो जाएंगे और नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और सेफ गार्ड ड्यूटी का फायदा उठाती हुई नजर आएंगी स्टील कंपनियां। यहां पर खबर है कि जिस तरह से 20% का एक हाइक हुआ था सेफ गार्ड ड्यूटी में, अब स्टील कंपनियां अपने जो दाम है वो 1500 रुपए प्रति टन बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। ये बात शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे आज की सबसे बड़ी सुर्खियां और ये भी आपको बताएंगे कि बड़े 5 सवाल क्या हैं जिस पर बाजार के जानकारों की नजर। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ग्लोबल बाजारों से मजबूती के संकेत, डाउ और S&P 1.4% बढ़कर बंद। जापान का बाजार निक्के 2% और शंघाई 0.5% ऊपर। SGX निफ्टी में 0.5% की मजबूती। रघुराम राजन के डबल धमाके के बाद बाजार में दिखी तेजी, निचले स्तरों से सेंसेक्स में तकरीबन 500 पॉइंट का सुधार, निफ्टी 235 अंकों की इंट्राडे रिकवरी के साथ हुआ बंद। As I said, that further cuts will happen, and when I say a large part of the thing will get transmitted, it should mean more than half. SBI के बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी दरों में कटौती के दिए संकेत। ज्यादातर बैंकों ने कहा जल्द घट सकती है 0.5% ब्याज दरें। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का पेटीएम को मिला साथ। पेटीएम में 20% हिस्सेदारी के बदले 4000 करोड़ रुपए का किया निवेश। फॉक्सवैगन का 1 करोड़ 10 लाख डीजल गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला, कंपनी को $650 करोड़ का होगा नुकसान। FIPB ने 31 में से 18 FDI प्रस्ताव मंजूर किए। एबिनुओ, एगोन रेलिगेयर, स्पार्क, HDFC कैप एडवाइजर्स के FDI प्रस्ताव को मिली मंजूरी, लेकिन जानकारी की कमी के कारण सिप्ला और अपोलो हॉस्पिटल्स का FDI प्रस्ताव नामंजूर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रेटिंग में भारत 16 पायदान ऊपर चढ़ा। आर्थिक हालात को सुधारने की मोदी की कोशिश से बिजनेस सेंटीमेंट बेहतर। और कल के बड़े एक्शन वाले दिन के बाद अब बाजार के लिए आज बड़ा सवाल है कि ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के साथ क्या हम बेहतर होंगे। इस तिमाही का आखिरी दिन भी है और ऐसे में वो कौन से सवाल है जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर, ये सब लेकर हमारे साथ है हेमंत इस वक्त। बताइए हेमंत। शुक्रिया अनिल। और सबसे बड़ा सवाल वही है जो आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है, जापान, चाइना, हांगकांग के बाजार देखिए आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और चाइना में
कल के बाद 7 दिन का हॉलीडे भी है, जहां इसको चाइनीज नेशनल डे या फिर गोल्डन वीक भी कहता है। ये गोल्डन वीक भारतीय बाजारों के लिए भी क्या अच्छा साबित होगा, इस सब पर नजर होगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज 7,900 के ऊपर जाकर भारतीय बाजारों में क्लोजिंग होगी, इसके बाद मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा, दूसरा बड़ा सवाल ये है। और क्या हम 8,000 और उसके बाद 8,100 के स्तर तक भी जा सकते हैं, या फिर ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। ये रैली फिजल आउट हो जाएगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईएस का समर्थन नहीं है। देखिए इस तेजी में कल के सत्र में भी हमने देखा एफआईएस ने उछाल में बिकवाली करी है कैश मार्केट में, और वो भी 4 डिजिट की बिकवाली। ऐसे दिन जिस दिन राजन ने एक तोहफा दिया और बाजारों को पॉजिटिवली सरप्राइज किया, और उछाल में भी देखिए वो बिकवाली कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल है कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसका जवाब हम लेंगे शो में आगे। लेकिन मेटल कंपनियों के लिए अच्छे दिन, जिस तरह से ग्लेनकोर के स्टॉक में ग्लोबली एक उछाल देखने को मिला है, और चाइना के मार्केट जैसा कि मैंने कहा अगले 7 दिन तक कल के बाद बंद रहने वाले हैं। क्या मेटल स्टॉक्स में उछाल देखने को मिलेगा और वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, क्या और रणनीति बनाएंगे शो में आगे। इसके अलावा एसबीआई ने जिस तरह से रेट कट करके पास ऑन किया है, बेस रेट में 40 बेसिस पॉइंट का एक बड़ा कट दिखाया है, जिससे उसके एनआईएम्स में करीब करीब 10 से 11 बेसिस पॉइंट का नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स किस तरह से आगे आते हैं और क्या ये एग्रेसिव स्टांस वो भी बरकरार रखते हैं, इस सब पर नजर होगी आज। ये है बड़े सवाल जिस पर बाजारों की नजर है। बिल्कुल, तो ये सारे बड़े सवाल हैं जिन पर जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ इस वक्त राजेश सातपुते, सीनियर एनालिस्ट मंगल कैशियर सिक्योरिटीज के, साथ ही गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बीएनपी जियोजित पारिबा के, फंडामेंटल राय देने के लिए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राजेश, टेक्निकल सेटअप, क्या 7,900 के पार पहले निकल कर टिकेगा बाजार या 7,700 को तोड़ेगा? कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को? अनिल जी, इनफैक्ट कल हमने देखा कि निफ्टी 7,700 का लेवल जो है इसको एक बेस बना रहा है। इनफैक्ट अर्लियर वी वर एक्सपेक्टिंग 7,770 टूटेगा तो फिर प्रेशर आएगा, लेकिन वी वर लिटिल रॉन्ग। 7,700 का लेवल है जहां पे मुझे लगता है एक बेस फाउंडेशन बन रहा है, और कल हमने देखा 7,920 जो अपर बैंड ऑफ द रेजिस्टेंस है वो हिट किया, और उसके बाद स्लाइटली करेक्शन आया। अगर आप ओवरऑल डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी कल बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा, और इनफैक्ट आप टोटल वोलेटिलिटी देखो तो 220-230 पॉइंट का निफ्टी का वोलेटिलिटी था, जो कि लास्ट में कवर हुआ, और मुझे लगता है कि स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग आया। ओवरऑल अगर आप सेटअप देखो तो आर्ली चार्ट पे अगर हम शॉर्ट टर्म प्योरली आज के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि 7,800 शुड बी द सपोर्ट फॉर टुडे। मुझे नहीं लगता 7,770 जो हम हमेशा बात करते हैं 7,770 और 7,800 ये एक बेस है, और अपसाइड में मुझे लगता है 7,900 अगर ये लेवल निकाल दे। हालांकि 7,900 में के लिए एक 60-70 पॉइंट का रनअप आना चाहिए, लेकिन 7,900 7,920 ऑन अ हायर साइड अगर ये लेवल निकाल दे तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये बाजार 8050-8060 जो अर्लियर हाई था, रिसेंट हाई था, उसको छुएगा ओवरऑल। लेकिन जैसे कि हेमंत ने भी कहा कि जो दिक्कत है वो है एफआई डेटा की, जो प्रेशर हम देख रहे हैं कि वहां से सेलिंग आ रहा है, तो मुझे लगता है वो लिटिल बिट अनकंफर्टिंग है। और यहाँ पे सिर्फ मैं जो आज फोकस करूंगा, जैसे हमारी बात हुई मेटल सेक्टर में, मुझे लगता है बाजार को सपोर्ट सारा मिलेगा। ऑलराइट, चलिए गौरांग का व्यू भी लेते हैं। हाय गौरांग, गुड मॉर्निंग। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के बाजारों को, और क्या जो कल तेजी देखने को मिली थी उसके बाद यहाँ पर आज का दिन भी तेजी भरा रह सकता है, या ऊपर में बिकवाली हावी हो जाएगी? सुप्रभात हेमंत, आपको कल के सत्र में जो तेजी देखने मिली थी, बाजार बंद होते होते मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर से काफी बढ़त हमने गंवा दी थी जब बाजार में बंद होने का समय आया। और जिस प्रकार से तिमाही नतीजे आना शुरू होंगे बहुत जल्द, और उसके पश्चात बिहार में स्टेट इलेक्शन और उसके नतीजे, तो मेरा मानना है कि जो जिक्र हम पहले कर रहे थे बाजार के बारे में, एक दायरे का बाजार होने का, वो अब भी मेरे ख्याल से दायरे में ही रहेगा। यहां से बहुत जल्द उभरेगा या गिरेगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है। नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से ज्यादातर आपको रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा, और वो भी क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेगा। तो मेरा मानना है कि बढ़त आप शायद देख सकते हैं, लेकिन बिकवाली ऊपरी स्तर पर हावी हो सकती है। तो आपका नजरिया अगर छोटी मध्यम अवधि का, अगर वही सोच समझ से आपने पैसे लगाए बाजार में, तो 7,950 और 8,040, 8,045 ये ऊपरी स्तर होंगे निफ्टी स्पॉट पे, जहां पर एज अ डिस्क्लोजर काफी लंबे समय से
हमने ये ऊपरी स्तर का अंदाजा लगाया हुआ था और हमने इसी स्तर के आसपास मुनाफा वसूली की भी राय दी थी। और निचला स्तर जो हमने जिक्र किया था आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले, वो है 7,700 और 7,650। ये दरमिया जो है बना रहेगा मार्केट। ओके, तो फिलहाल रेंज बाउंड रहने की संभावना बाजार के लिए ये राय आती हुई तकनीकी तौर पर और फंडामेंटल भी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा फोकस शिफ्ट होगा स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर। कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं आज ट्रेड करने के लायक, इन पर करेंगे बात और लेंगे लेवल्स हमारे एक्सपर्ट इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राजेश सातपुते और गौरांग शाह, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हैदराबाद से हमारे साथ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। ये बताएं कि किस तरह की राय आप रखते हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, और कैसे ट्रेड करना चाहिए अगर आज 25-30 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी पर हो शुरुआत तो? अगर ओवरऑल पोजीशन देखोगे तो आई थिंक मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ पोजीशन है। फ्यूचर्स के आंकड़े देखोगे तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होती हुई दिखी है। इवन अगर प्रीमियम देखोगे कल के ट्रेड में इनफैक्ट प्रीमियम 10 पॉइंट के हद तक जा चुका था। आई मीन क्लोजिंग बेसिस पे वापस वाइडन हुआ था, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली थी। बट मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेगा। नीचे के स्तर पे अगर ऑप्शन के आंकड़े देखोगे तो 7800 7700 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। उसके नीचे 7500 फुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और अगर ऑप्शंस के कॉल ऑप्शंस के अटैक देखोगे तो 8000 के ऑप्शंस में और 8200 8300 ऊपर के स्तर पे। तो आई थिंक ओवरऑल एक छोटा सा रेंज है अभी 7700 और 8050, इसी दायरे में मार्केट घूमेगा। मेरे हिसाब से आज के ट्रेड में पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना चाहिए। हमारा जो भी मार्केट अभी रुक लेगा वो ग्लोबल मार्केट का क्यूज देखते हुए मार्केट अगले एक हफ्ते के हिसाब से देखोगे तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन लेते हुए मार्केट चलेगा। तो आज के ट्रेड में ग्लोबल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि लॉन्ग साइड बायस लेके खेलना चाहिए। ऊपर के स्तर पे 7920 7950 लेवल देखने को मिल सकता है आज के ट्रेड में। तो ओवरऑल मैं यही सलाह दूंगा, जो भी इंट्राडे डिप्स आता है तो आज बाय करना चाहिए। अगर पोजिशनल बेसिस पे लेना है तो डिप पे बाय कीजिए, 7700 का स्टॉप लॉस लगा चाहिए। राजेश, आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि मेटल कंपनियों में आप खरीदारी करना चाहेंगे। ये सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है आज के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से? कल हमने देखा था वेदांता के लिए CLSA ने अपने लक्ष्य घटाए थे और वो स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर था। उछाल आएगा तो कहां पर आएगा? कौन से स्टॉक पर आपकी नजर है आज के लिए? हेमंत, मुझे लगता है कि दो काउंटर्स जो टाटा स्टील एंड हिंडाल्को, मुझे लगता है कि इस दोनों में ज्यादा ओवरसोल्ड लेवल्स है, बहुत पिटे हुए काउंटर्स है, और यहाँ पे अगर पुल बैक आएगा तो मुझे लगता है यहाँ से 6 to 8% का पुल बैक तो मिनिमम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हिंडाल्को की बात करें तो 68 का लेवल है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक जहाँ पे 75 76 का लेवल एक बार हिट करे। अगर टाटा स्टील की बात करें तो मुझे लगता है टाटा स्टील भी 200 एक अच्छा सपोर्ट उभर के आ रहा है, तो 195 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड में 218 220 का टारगेट आना चाहिए। ओके, 218 220 तक के लिए यहाँ, यानी इसका मतलब ये कि 9-10% की तेजी के लिए टाटा स्टील में एक खरीदारी का मौका बन सकता है। याद रहे पिछली बार भी करेक्शन में जब 7500 के आसपास निफ्टी आया था, 7600 के आसपास, तब 200 रुपए के आसपास का बॉटम बनाकर टाटा स्टील ने एक रिकवरी दी थी। लेकिन क्या फंडामेंटली आपको लगता है गौरांग के वाकई में मेटल खरीदने लायक होंगे कि वैल्यूएशंस बड़े आकर्षक हैं, इन भावों में खोने को कुछ नहीं है, रिप्लेसमेंट वैल्यू इनके प्लांट्स की काफी ज्यादा है, या फिर बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है और दूर रहेंगे आप? अनिल जी, मुझे ताज्जुब नहीं होगा यहाँ से और 10, 15, 20% की गिरावट आपको देखने मिले, क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ आप ये सोच करके पैसा लगाते हैं कि हाँ चलो 350 400 वाला आज मुझे 200 रुपए में मिल रहा है, लेकिन वो 200 रुपया शायद 150 रुपया भी बन सकता है, क्योंकि मुझे डर इस बात का है जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी कुछ समय पहले नतीजों का, तिमाही नतीजों का। उस सूरत हाल में मेरे ख्याल से जिस तरीके से पिटाई होगी वो मेरे ख्याल से काफी दर्द भरी पिटाई होगी, और आपको ये सोच करके पैसा नहीं लगाना चाहिए मूल्यांकन को देख करके। उस सूरत हाल में फिर तो यूनिटेक भी अच्छा है, जेपी एसोसिएट भी अच्छा है, उनमें पैसे क्यों नहीं लगाने चाहिए? लेकिन ये सही रणनीति नहीं होती है। बुनियादी तौर पर अगर आप आकलन टाटा स्टील हिंडाल्को को यूनिटेक जेपी एसोसिएट के साथ तो कंपेयर मत कीजिए। नहीं, आप मूल्यांकन की बात कर रहे हैं अनिल जी, मैं मूल्यांकन के मुद्दे पर हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप नतीजों के आधार पर यहां पर देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि और सूरत हाल बिगड़ सकता है, और कंजम्पशन जो कि एक बहुत बड़ा
दिक्कत है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को देखें तो कुछ कंपनियों ने ये बयान दिए हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अनवायबल हो रही है क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है और दाम नहीं मिल रहे हैं और प्रोडक्शन कर्टेल कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज कर्टेल कर रहे हैं। उस सूरत हाल में आपको बॉटम फिशिंग क्यों करना है? बेहतर सेक्टर और स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दूर रहिए। गौरांग हमारे एक्सपर्ट आपको ये राय दे रहे हैं और बेहतरीन राय के लिए जाने जाते हैं गौरांग। और ट्रेडिंग के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो राजेश जरूर कह रहे हैं कि आपको एक ट्रेडिंग मौके ये सेक्टर दे सकता है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे। स्वागत है सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, कल जिस तरह से आरबीआई गवर्नर साहब ने एक सरप्राइज रेट कट किया 50 बेसिस पॉइंट्स का, उसके बाद अब ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी की राय दे रहे हैं, उनका क्या व्यू बन रहा है, अगला रेट कट वो कब होता हुआ देख रहे हैं गवर्नर साहब की तरफ से। चलिए सब पर बात करते हैं। हमारी सहयोगी नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का? जी हाँ, .5% की सरप्राइज कट के बाद ज्यादातर ब्रोकरेजेस आरबीआई गवर्नर को दबंग गवर्नर कह रहे हैं और उनकी पॉलिसी को थम्स अप दे रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स है जो आज ब्रोकरेजेस की रडार पे है। सीएलएसए का मानना है कि की बेनिफिशियरीज यहाँ पे जो सेक्टर्स होंगे जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ऑटो, प्रॉपर्टी कंपनियां और बैंक यहाँ पे, और स्पेशली होलसेल फंडिंग बैंक जिसमें इंडसइंड बैंक इनको सबसे ज्यादा पसंद है, इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। कई सारे बहुत सारे इनके रडार पे स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी, मारुति प्रॉपर्टी कंपनियों में स्पेशली ये फिनिक्स मिल्स पे हाईलाइट कर रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ में भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। पावर ग्रिड, आईआरबी और पीवीआर जैसे कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हैं जिनमें भी आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्रेडिट स्विस के मुताबिक हाई यील्डिंग स्टॉक्स जैसे कि कोल इंडिया है, नाल्को है, एचपीसीएल है, इनमें अब निवेश करना आकर्षक हो जाएगा। पावर ग्रिड और एनटीपीसी जिनमें फिक्स आरओई जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें भी आपको निवेश करना चाहिए। और कंज्यूमर लेंडिंग का सीधा सीधा फायदा जो कि ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं एचडीएफसी को होता हुआ नजर आएगा। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इनके रडार पे है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के मुताबिक ये बहुत पॉजिटिव है शेयर बाजार के लिए। साथ साथ में अब इनका मानना है कि दिसंबर में आरबीआई दरें नहीं घटाएगा और अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो फरवरी की पॉलिसी में आएगा जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देख रहे हैं। होलसेल फंडिंग बैंक्स और एनबीएफसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिसमें येस बैंक इनको सबसे ज्यादा पसंद है, डीएचएफएल पसंद है, शोभा और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स भी इनको पसंद आ रहे हैं। डॉइचे बैंक ने कई सारे स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा दिया है। एचडीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का ये वेटेज बढ़ा रहे हैं और ज्यादातर जो फाइनेंशियल्स हैं उनको अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टैंड है उन्होंने नेगेटिव से बढ़ाकर अब न्यूट्रल का कर दिया है। एचएसबीसी का भी मानना है कि अब आरबीआई ये देखेगा कि किस तरह से बैंक आगे इसका फायदा ग्राहकों को पहुंचाते हैं और अब एक पॉज करता हुआ नजर आएगा अगले फरवरी तक। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। तो ज्यादातर लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद दिसंबर में तो कोई रेट कट नहीं होगा गवर्नर साहब की तरफ से, फेब में बजट देखने के बाद वो रेट कट करेंगे। तो अब अगला रेट कट थोड़ा दूर लगता है इस समय। देखिए क्या होता है। अभी तो उससे पहले फेड की मीटिंग भी है, वो देखना होगा कि अमेरिका अगर ब्याज दरें बढ़ा देता है फिर तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे कि, लेकिन फिलहाल तो हम इस बात को एंजॉय करेंगे कि 0.5% का रेट कट मिला है। देखते हैं आज इसके दम पर कितनी तेजी होती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्री ओपनिंग सेशन लेकर आएंगे, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की ओपनिंग और साथ ही पहला सौदा। इस छोटे से ब्रेक के